प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ एक प्रख्यात लेखक श्री अभिजीत जोग जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्ते। दर्शकों, सर का एक संक्षिप्त परिचय बहुत सारे लोग बिल्कुल जानते होंगे सर को, और सर की ये प्रख्यात किताब है टर्माइट्स। पूरे देश में काफी ज्यादा नंबर्स में बिकी है और कई लोग इसको एकदम आई ओपनिंग रेवलेशन के रूप में देखते हैं। जरूर पढ़ना चाहिए। और इस किताब पर हम एक अलग बातचीत सर के साथ अलग से करेंगे, पर आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है जेन जी। ये शब्द आया है मार्केट में नया नया, और इस शब्द के पीछे बहुत सारे कुकर्म किए जा रहे हैं। सड़क पर आग लगाई जा रही है, तख्ता पलट किया जा रहा है, और तख्ता पलट करने वालों के मुंह से ये शब्द निकल रहा है कि बलिदान देने के लिए जेन सड़क पर आए। पहले यह कार्य इन्होंने छात्रों के नाम पे, किसानों के नाम पे और इस तरीके से करते रहे हैं। पर अब क्या है कि किसी को भी सड़क पे उतार के ये कह दे रहे हैं कि जेनजी है, और अगर वो सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरा है तो वो सही पर्पस से ही उतरा होगा। तो सर का चूंकि बहुत ज्यादा काम है, लेफ्टिस्ट मीडिया किस तरीके से देशों को प्रभावित करता है, जनता को प्रभावित करता है, और उसका किस तरीके से यूज किया जाता है किसी भी सरकार को अस्त व्यस्त करने के लिए और डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा क्रिएट करने के लिए, उसके फिर क्या कंक्लूजन्स होते हैं या क्या उसकी जो दिक्कतें होती हैं वो भी हम सब ने देखी हैं, समझी, और सर से भी हम आज जानेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बस आपसे पहला सवाल सर, लद्दाख है, नेपाल है, बहुत लोग हैं अब ये कह रहे हैं कि जिंदगी को सड़क पे आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, उतरना चाहिए। तो ये क्यों ये टर्म डिफाइन किया गया, और इस टर्म के पीछे, इस टर्म को सामने लाने का मकसद क्या है अभी सर? ये समझने से पहले, जेनजी की बात करने से पहले हमको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है क्या। तो एकदम संक्षेप में अगर हम बताएं तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का मूल ये है कि समाज को अलग अलग गुटों में विभाजित करो, उनमें हमेशा संघर्ष भड़कते रहना चाहिए, संघर्ष से अराजकता पैदा होनी चाहिए, अराजकता से हिंसा और हिंसा से विध्वंस। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि जो पूरी समाज व्यवस्था है, मानवीय सभ्यता जो है, उसका पूरी तरह से विध्वंस होना चाहिए। और ये कहते हैं, ये मानते हैं कि हम ये पूरी सभ्यता खत्म करके एक क्लीन स्लेट के ऊपर एक नए मानव की और नए समाज की का निर्माण करेंगे। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नया मानव, नया समाज, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं। लेकिन इन्हें जब भी मौका मिला तो इन्होंने कोई भी नया निर्माण करने की कोई क्षमता आज तक नहीं दिखाई है। तो इन्हें जब भी मौका मिला ये केवल अराजकता और विध्वंस ही पैदा कर सके उसमें से। तो ये पहले समझ लेना चाहिए। तो लेकिन ये अराजकता, विध्वंस, हिंसा, इनके लिए ये सब, इसको अंजाम देने के लिए इनकी कोई स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो कोई मूवमेंट्स शुरू कर देते हैं। ये मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा हद तक रोमांटिसाइज कर देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है कि अपनी कोई भी मूवमेंट हो उसको रोमांटिसाइज करना। उसके सर कुछ उदाहरण जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन ले लीजिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बोलते हैं कि उसमें से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी केम आउट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन आप उसका अध्ययन करेंगे तो ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें से। इट्स ऑल प्योरली वे ऑफ रोमांटिसाइजिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब खत्म हुआ तो एक ये कहते हैं कि हमने मोनार्की खत्म की, इसलिए उसमें से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का जन्म हुआ। लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगेन मोनार्की केम बैक टू फ्रांस इन द नेपोलियन के रूप में। तो ये पूरी तरह से फेलियर मूवमेंट था। लेकिन उसका रोमांटिसाइजेशन इतना किया गया है कि आज कोई भी ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिडंट गिव बर्थ टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। बट आप मेरी पुस्तक पढ़ेंगे तो मैंने बहुत ही विस्तार से उसमें समझाया है कि ये कैसे एक तरह से भ्रम फैलाया गया है उसके पीछे। आप यूएसएसआर का रशियन रिवॉल्यूशन ले लीजिए, तो उसमें भी ऐसा बताया गया कि इट वाज अ स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग ऑफ द ऑप्रेस्ड। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे जो मूवमेंट शुरू की वो वहां के ऑर्डिनरी लोगों ने शुरू की, अपनी सही मांगों के लिए शुरू की। उनको उसमें यश भी मिल रहा था
और जब इन्हें कम्युनिस्टों ने देखा कि ये यशस्वी हो रहे हैं तो ये उसमें कूद गए और उसको हाईजैक कर दिया। ये भी मैंने बहुत विस्तार से लिखा है कि किस तरह से उसको हाईजैक किया, उनका कोई रोल नहीं था उसमें। जब फंडामेंटली Tsar agreed to their demands, to the demands of the ordinary people, communists were nowhere in the picture. Lenin was in Switzerland, Trotsky was in United States, and Stalin was in Siberian prison. तो कम्युनिस्टों का कोई रोल नहीं था, but then they came in and hijacked the revolution. So that is their strategy of hijacking movements, romanticizing them, और उसके पीछे एक ऐसा वलय खड़ा कर देते हैं कि ऐसा उसके आई मीन पीपल गेट कंप्लीटली चार्ज्ड अप कि और उसके खिलाफ बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, इतना उसको उसका उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसको रोमांटिसाइज कर देते हैं। सर आप ये कह रहे हैं तो मुझे बहुत रिसेंट ये एकदम सिमिलरिटी दिखती है अन्ना आंदोलन से। एग्जैक्टली ऐसा व्हाट अ सिमिलरिटी। आप देखते जाएंगे तो पूरी लाइन लग जाती है कि किस तरह से ये हाईजैक किया गया, रोमांटिसाइज किया गया। और इसके लिए इनकी एक और स्ट्रेटेजी रहती है कि एक ऐसे वर्ग को वो आगे कर देते हैं जिसके लिए बहुत जल्द सिंपैथी पैदा हो सकती है और जिनके लिए कोई तरह के पीपल गेट अट्रैक्टेड टू देम, पीपल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोस पीपल। तो जैसे आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन कर दिया था, तो किसानों के लिए हमेशा अपने मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो किसानों के साथ कोई जबरदस्ती हो, किसानों की मांगे ना पूरी की जाए, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि शाहीन बाग के समय बूढ़ी महिलाओं को और छोटे बच्चों को दिल्ली की ठंड में उन्होंने रास्ते पे बिठा दिया था। तो अगेन देयर इज अ सिंपैथी इन योर माइंड दैट अरे इतनी ओल्ड लेडीज आर देयर, छोटे बच्चे, उनको इतनी ठंड में बेचारे रास्ते पे बैठे, तो सडनली यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर इन योर माइंड। तो अगेन गोइंग अगेंस्ट देम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो सेम वे इन्होंने ये जेन जी का एक नया आइडेंटिटी खड़ा कर दिया है कि दीज आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे आर इट्स देयर स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग। उनके मन में एंगर है, व्यवस्था के खिलाफ उनके मन में प्रक्षोभ है और इसलिए ये लोग रास्ते पे आ रहे हैं। तो सडनली यू फील रियली इम्प्रेस्ड and you feel sympathetic for these people. But इनके पीछे जो रहते हैं ये सब मुखौटे रहते हैं और इनके पीछे जो होते हैं लेफ्टिस्ट, कोर लेफ्टिस्ट people or powers, their fundamental objective is to destroy. उनको नया निर्माण कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है। और इसीलिए जेन जी जो है ये उन्होंने इसीलिए खड़ा किया है। आप देखेंगे इसके पहले एक मिलेनियल जनरेशन हुआ करता था, उसको भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो जनरेशन है मिलेनियल जनरेशन, जेन जी, ये पूरी तरह से ऐसे वातावरण में ये विकसित हुई है जो पूरी तरह से वोकिज्म के कब्जे में था। इनका जो एनवायरनमेंट था, इट वाज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वोकिज्म, क्योंकि मिलेनियल्स आई थिंक दे आर फ्रॉम 1980 और समथिंग लाइक दैट। तो बाय दैट टाइम प्राइमरली इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, पूरा वातावरण वोकिज्म के कब्जे में चला गया था और जो वेस्ट में होता है उसकी कॉपी हर कोई करता है पूरी दुनिया में। तो वोकिज्म वाज बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, मोर एंड मोर इफेक्टिव। तो ये जो जनरेशन है, मिलेनियल्स हो, जेन जी हो, उनको ये सिखाया गया है पहले से कि इक्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू शुड हैव इक्विटी। तो अभी इक्वालिटी और इक्विटी में हम फर्क देखते हैं क्या है। तो इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटी इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो होना चाहिए, हम सब मानते हैं कि एवरीबॉडी शुड गेट अ इक्वल चांस, बट उसके आगे आपको सक्सेस मिलता है कि नहीं, आप यशस्वी होते हैं कि नहीं, ये निर्भर करता है आपकी गुणवत्ता के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपके डिसिप्लिन के ऊपर। तो इनका ये कहना है कि ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हार्डवर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज प्रिविलेज। तो ये बच्चों को ये सिखाया गया है पहले से, हमें पता नहीं है कि ये उनको सिखाया जा रहा है,
पर उन्हें सिखाया जाता है कि प्रिविलेज इज इम्पोर्टेंट। सो वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं वाइट प्रिविलेज, भारत में बोलते हैं ब्राह्मणिकल प्रिविलेज। तो उनके दिमाग में ये इम्प्लांट किया जाता है कि सक्सेस प्योरली डिपेंड्स ऑन प्रिविलेज, नॉट ऑन मेरिट और हार्ड वर्क। एंड पीपल शुड नॉट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ, आपको इक्वल आउटकम होना चाहिए। तो मुझे अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो मुझे सक्सेसफुल बनाने का जिम्मा समाज के ऊपर है, देश के ऊपर है, हर किसी और के ऊपर है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। ये विचार इनके दिमाग में बिठाए गए हैं, तो दे हैव बिकम वेरी एंटाइटल्ड। ये बच्चे जो है ये मानते हैं कि मुझे तो देने की जिम्मेदारी आपकी है या समाज की है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हो। सो दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इट्स अ रेडी एक्सप्लोजिव मिक्स कि आप एक उसके ऊपर तीली डाल दोगे तो वो भड़क जाएगा, क्योंकि उनके मन में रिजेंटमेंट है, आप ही ने पैदा कर दिए कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इसका कोई भी जिम्मा आपका नहीं है, ये सब आपको समाज ने, आपके देश ने देना चाहिए। तो आपने देखा होगा, यूक्रेन में जब वॉर शुरू हुआ तो वहां से बच्चों को हमारी सरकार लेके आई वापस, तो आपने उनका एटीट्यूड अगर ऑब्जर्व किया था तो आपको समझ में आया होगा कि कितना एंटरटेन्ड एटीट्यूड है। मतलब मुंबई में उतर गए तो वहां से बोले हमको अभी हमारे घर तक भी अपने फ्लाइट से पहुंचाना चाहिए, हम बस से नहीं जाएंगे, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड हैज बीन इम्प्लांटेड। तो इट्स अ वेरी रेडी इन्फ्लेमेबल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जेन ज़ी, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको याद होगा अरब स्प्रिंग से ये सब शुरू हुआ, 2010 यस, तो तभी भी इस तरह से बच्चों को सामने किया गया था। दे वर नॉट फ्रॉम जेन ज़ी, दे वर फ्रॉम मिलेनियल्स, बट वही, आई मीन इट्स अ कंटिन्यूएशन। तो ये है कि वन इज रोमांटिसाइजेशन एंड वन इज the peculiarities of these generations whose minds have been polluted by woke ideas कि ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं है, they are only aware of rights. Nobody has told them that your rights are important, but at the same time you have some certain duties and responsibilities also. So that is the reason why Gen Z becomes a very ready material for. बिल्कुल, और आपने इतनी सही बात कही सर। रिसेंट एग्जांपल मुझे ध्यान आता है बांग्लादेश का, जहाँ पे स्टूडेंट्स ही उतरे थे, आग लगाई थी, बेसिक हसीना को भागने पे मजबूर किया और उसके बाद पावर दे दी 80 साल के एक बुड्ढे को। वो भी अमेरिका का वो, मतलब वो तो जाके अभी वहां पे उसने बिल क्लिंटन वगैरह के साथ में जाके क्लियरली बोला कि इट इज बिकॉज ऑफ देम व्हिच आई हैव गॉटन पावर। और उसको भी पहले एस्टैब्लिश किया नोबेल पीस प्राइज देके, दिस दैट। हाँ, यहाँ भी कई लोग को इस तरीके से प्राइजेस दे दिए जाते हैं, बुकर मैगसेसे से, या फिर एस्टैब्लिश किया जाता है। सो दैट्स आल्सो अ वे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन के दिमाग की ट्रेनिंग होती किस मीडियम से है, कैसे करते हैं लोग? मीडिया मतलब क्या कॉलेजेस में करते हैं, क्या प्रोफेसर्स करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, या ऑनलाइन करते हैं, कैसे करते हैं सर ये? और क्या रीजन, मतलब कैसे एक यंग बच्चे के माइंड, इम्प्रेशनेबल माइंड को ये लोग ये कर देते हैं कि वो एक उसमें अंदर कुलबुलाहट होने लगती है कि मुझे सरकार के खिलाफ कुछ करना है? जी, ये इनकी स्ट्रैटेजी है, बहुत सालों से, कई दशकों से इन्होंने इसको अंजाम दिया है कि मानवीय दिमाग के ऊपर प्रभाव डालने वाली जो भी संस्थाएं हैं, उसको मोड़ने की क्षमता रखने वाली जो भी संस्थाएं हैं, ये सभी संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। जैसे शिक्षण व्यवस्था, तो पूरी शिक्षण व्यवस्था इनके हाथ में। आप देखेंगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इन्हीं का राज चलता है, इन्हीं की आइडियोलॉजी चलती है, इसके खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत भी नहीं रखता। तो एक हो गई मीडिया, एक हो गई शिक्षण, दूसरी हो गई मीडिया। मीडिया में अगर आप देखेंगे तो कई सालों से हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, भारत में भी देख रहे हैं कि पूरी मीडिया इनके कब्जे में। आप ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, गार्डियन, कोई भी मीडिया हाउस ले लीजिए, पूरी तरह से लेफ्ट कंट्रोल्ड है। भारत में भी यही चलते आया है कई सालों से, कई दशकों से। तो मीडिया को इन्होंने कब्जा कर लिया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट संस्था जो है, जो इन्होंने कब्जे में ले ली है, वो है एंटरटेनमेंट। तो आप देखेंगे हॉलीवुड लीजिए या बॉलीवुड लीजिए, उनका नैरेटिव इतनी चालाकी से और इतनी धूर्तता से उन्होंने चलाया है
कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दिमाग में ये बातें किस तरह से बिठा दी है। और जो यंग यूथ होते हैं वो उनकी माइंड इंप्रेशनेबल होती है, वो आइडियलिस्टिक होते हैं, तो उनके जो मुखोटे बहुत उनको इम्प्रेस करते हैं। उनका माइंड इंप्रेशनेबल होने की वजह से बहुत आसानी से आप अपने विचार उसमें इम्प्लांट कर सकते हो। और विचारों पर प्रभाव डालने वाली ये संस्था है, अगर आपने पूरी पूरी तरह से आपके कब्जे में है तो ये उनके लिए आसान हो जाता है। तो आप बॉलीवुड के तो कई सारे उदाहरण हैं, आप याद करेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, मैं तो सबसे रीसेंट एग्जांपल देख रहा हूँ, एक बैड्स ऑफ बॉलीवुड करके सीरीज आई है जिसमें पूरे मतलब वो समझ लीजिए बॉलीवुड का पूरा पावर इकट्ठा करके उन्होंने सीरीज बनाई है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान सब है उसमें, फिर और शाहरुख खान के बेटे ने फिल्म ऐसा बताया जा रहा है कि डायरेक्ट की है, कि ये नहीं कि वो भगवान जाने। और उसमें सर जिस तरीके का एरोगेंस है, जिस तरीके का, जैसे समीर वानखेड़े जी हमारे इतने बड़े पुलिस ऑफिसर जो नारकोटिक्स पे कर रहे थे, तो सिंस आर्यन खान का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था क्रूज पर वगैरह वगैरह, तो समीर वानखेड़े जी का कैरेक्टर जो है, जो पुलिस इंस्पेक्टर, वो इतना गंदा दिखाया है, कैरिकेचरिश, इतना मजाकिया तरीके से उसको दिखाया है। और प्लस पूरी सीरीज जो है अंत में क्या बताती है सर, कि भाई बहन का आपस में प्यार, मतलब लड़का लड़की का प्यार हो रहा है और इतना एरोगेंस टपक रहा है पूरी सीरीज से। स्मार्ट बनाई है ऐसा, मतलब मस्ट, मतलब वॉचेबल बनाया है, एंटरटेनिंग बनाया है। जो आप कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट पे पूरा कब्जा है, अंत में दिखाते हैं कि जो लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं वो आपस में भाई बहन निकल जाते हैं और ठीक है, इट्स ओके फाइन। एग्जैक्टली ये तक का सर, ये अमेरिकन जो कंसेप्ट होते हैं स्टेप सिस्टर के साथ हो सकता है दिस दैट, और वो जो पूरा एप्स्टीन फाइल्स चल रहा है वहां पे, उसको यहाँ डालने का पूरा पूरा कोशिश किया जा रहा है। और सोचिए नेटफ्लिक्स पे शाहरुख खान का बेटा लॉन्च हो रहा है और क्या गंदा कंटेंट हमें दे रहा है। पूरा बॉलीवुड का पावर मिलके हमें क्या घटिया कंटेंट और क्या घटिया नैरेटिव दे रहा है। मतलब आप जो बातें कह रहे हैं तो मुझे तुरंत ध्यान आ रहा है कि ये अब भी कर रहे हैं, एकदम रिसेंट कर रहे हैं, एंड इट इज ऑन। ओटीटी आप देखेंगे तो ओटीटी भी पूरी तरह से इनके कब्जे में है। तो आप Yes, फिल्में देख yes. लीजिए, ओटीटी देख लीजिए, आप स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए। Yes. पूरे जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस है, आई वुड से ऑलमोस्ट 99% ऑफ देम आर पेडलिंग द लेफ्टिस्ट एजेंडा बेसिकली। तो आप सोच लीजिए कि आप हिंदी फिल्म, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आप अपनी बातें बहुत ही सटल और सबलिमिनल तरीके से पुश करते हैं। तो ये कभी नहीं बोलेंगे ये हिंदू धर्म खराब है, लेकिन ये अपनी फिल्मों में यही दिखाएंगे कि जो रेपिस्ट है वो हमेशा रुद्राक्ष की माला पहने हुए है या गंध लगाया हुआ है। तो सबलिमिनली आप बार बार देखोगे कि एवरी रेपिस्ट इज हिंदू पुजारी, तो धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि साले हिंदू धर्म में ही कुछ गड़बड़ है। They will never say Hinduism is bad, because when you speak directly, the message reaches your conscious mind, and conscious mind is only 5% of your brain, whereas subconscious mind is 95% of your brain. और डायरेक्ट बातें 5% तक जाती है, एंड देन द ब्रेन ट्राइज, आई मीन टेंड्स टू फिल्टर इट आउट। बार बार आप वही बात बोलोगे तो हमारा ब्रेन जो है वो बोलता है कि यार मैंने सुन लिया, अभी मेरे को नहीं सुनना है। बट आप सबलिमिनली बोलोगे, सटली बोलोगे, सूक्ष्मता से बोलोगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, और एक बार बैठ गया तो वहां से कभी निकलता नहीं। तो दैट इज देयर स्ट्रेटेजी ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत सीखने वाली बात है, हमें हर किसी ने सीखना चाहिए कि जिसको अपना एजेंडा सामने रखना है, जिसको सत्य भी अगर लोगों के दिमाग में इम्प्लांट करना है, तो सत्य के लिए भी हमको ये स्ट्रेटेजी तो इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि हम डायरेक्टली बात करेंगे तो वो पहुंचेगा नहीं। सर इसीलिए हमारे पूर्वज जीनियस थे, पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, मॉरल ऑफ द स्टोरीज के माध्यम से। और आपने सर इतनी सही बात कही कि हिंदू धर्म को इन्होंने इतना इस तरीके से भगवाधारी को ये इमेज बना के रखी। मैं अपना पर्सनल उदाहरण देता हूँ सर, मैं गोरखपुर से हूँ, तो मैं योगी जी जो वहाँ क्या कर रहे थे या उन लोग की पीठ का परंपरा का मुझे एक्चुअल ज्ञान था कि वो डेली किस तरीके जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। एक समय मैं भी चूंकि मीडिया प्रभावित हो गया था तो मैं थोड़ा एंटी देखता था, पर जब सामने देखा तो चीजें चेंज हो गई। 2017 में जैसे ही योगी जी को सीएम बनाया गया सर, बीजेपी के लोग, आई मेट देम, वेरी प्रो मोदी, प्रो बीजेपी, वेरी प्रो, मतलब हिंदू धर्म, एवरीबडी, दे स्टार्टेड सेइंग अरे यार ये किसको बना दिया, ये इसकी तो ऐसी इमेज है, इसकी तो वैसी इमेज है। मतलब इमेजिन
कि जो सपोर्टर है उसके भी दिमाग में क्या इमेज है, बिल्कुल। क्योंकि वो इमेज बना के दी गई। कर्म पे किसी ने नहीं देखा, कर्तव्यों पे नहीं देखा कि वो आदमी डेली क्या कर्तव्य निभा रहा है, क्या कर्म कर रहा है। अपने इमेज आप को बिल्डिंग। हिंदू जी। कहलाने में लोग अपोलोजेटिक महसूस करते हैं, मतलब किस। अपनी हिंदू आइडेंटिटी दिखाने को भी डरते हैं, उसको उसके हम्म। लिए भी अपोलोजेटिक महसूस करते हैं। इस हद तक हमारे मन को इन्होंने प्रभावित कर दिया है। तो आप सोचिए कि कितना वेल प्लान्ड ये स्ट्रेटेजी इन्होंने किया होगा। और फिर ये तो बच्चे हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं, जेन जी बोलो या मिलेनियल्स बोलो, तो इनके दिमाग में तो उन्होंने बहुत आसानी से ये बिठा दिया है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब आपको समाज ने देना है, और समाज और सरकार अगर आपको नहीं दे रही है तो देन दे आर डूइंग सम अन्याय विथ यू, आपके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो ये बातें बहुत आकर्षित कर लेती हैं बच्चों को, और इसी तरह से इन्होंने ये सब खड़ा कर दिया है। ये समझना चाहिए। ये आपने एक सर सही बात ये बताई कि राइट्स एंड ड्यूटीज बात में कोई। जी सर, सर एग्जैक्टली सर। वन पॉइंट आई वुड वांट टू हाईलाइट इज दैट ये बोलते हैं कोई कारणवश आंदोलन शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आंदोलन में से जब हिंसा और विध्वंस हो जाता है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। मतलब आप कोई भी, मतलब आप अरब स्प्रिंग से देखेंगे तो अरब स्प्रिंग में क्या हुआ कि एक अच्छी तरह से जो देश चल रहा था वहां पे मुस्लिम ब्रदरहुड का वर्चस्व हो गया पूरे मिडिल ईस्ट में। उसकी तरह उसकी वजह से बहुत सारा बहुत सारी अराजकता पैदा हुई, उसमें से आईसिस जैसा एक भूत पैदा हो गया। तो पहले बातें तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसमें से अंजाम क्या हुआ ये हमने समझना चाहिए, हर किसी ने समझना चाहिए। बांग्लादेश में आप देखिए क्या बातें की थी, और अंजाम क्या हुआ कि आज जमात इस्लामी बहुत प्रबल होकर बैठा है उधर। तो शेख हसीना ने जो फंडामेंटलिज्म था, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को काफी हद तक कंट्रोल में रखा था, वो अभी कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो उस देश का भवितव्य जो है वो अभी बहुत ही बुरा भवितव्य मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेख हसीना ने तो इकोनॉमी को भी बहुत स्ट्रांग बना दिया था, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रेंथन किया था। दे वर इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमी वेरी रैपिडली, बट नाउ एवरीथिंग इज कोलैप्स्ड। अभी इंडस्ट्री खत्म हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, एंड इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज रेजिंग इट्स अगली हेड। तो फायदा क्या हुआ इतना सब करके जो आपने बड़ी बड़ी बातें की, बट अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वाज सेड। तो हर किसी को ये समझना चाहिए कि जेन जी वगैरह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये उनका आक्रोश है वगैरह वगैरह, जो एक रोमांटिसाइजेशन किया जाता है वो भी बहुत अच्छा, आई मीन यू इट फाइंड साउंड्स वेरी इंप्रेसिव, बट इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड एवरी टाइम, कभी भी जब उन्होंने इस तरह के आंदोलन शुरू किए उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। मतलब जो वो देशों की पूरी तरह से बर्बादी हो गई है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। और अच्छा इकोनॉमिस्ट बताकर उन लोगों को सत्ता में बिठाकर इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कराने के लिए, मतलब मनमोहन सिंह भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में जा रही थी, लेकिन अर्थशास्त्री हैं, इमेज ऐसी बनाई। सोनम वांगचुक को एनवायरमेंटलिस्ट और पता नहीं क्या क्या बना दिया, वो सड़क पे आग लगा रहा है। केजरीवाल से ईमानदार कोई था नहीं, वो अपनी बेटी की शादी करोड़ों में कर रहा है और कोई पूछने नहीं जा रहा उससे। भाई पति पत्नी IRS अधिकारी थे, त्याग पत्र दे दिया था, NGO के पैसे से समाज सेवा करने निकले थे, तो बेटी की शादी शांग्रीला होटल में 50 करोड़ की शादी कैसे कर रहे हो तुम? कोई पूछने नहीं जा रहा। जिस आदमी को ये अपना व्हीकल बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल पहले से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इसको व्हीकल बना के इसके माध्यम से हम ये हमारा एजेंडा आगे लेके जाएंगे। तो वो आदमी का महिमा मंडन वो बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। फिर उसको मैग्सेसे अवार्ड मिलेगा, उसको तरह तरह के रिकॉग्निशंस मिलेंगे, उसके उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा वलय पैदा किया जाएगा। सर इसका एक एंटी कार्य भी, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, आप जो बात कह रहे हैं उससे बहुत जरूरी बात आ रही है मेरे मन में। मैं जानना चाहता हूँ कि ठीक है, जिसके थ्रू कराना है उसका तो महिमा मंडन किया, पर जो निशाने पर है उसको विलेन भी साबित करने का ये लोग कार्य करते हैं क्या? एब्सोल्युटली राइट। आई मीन आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि जिसको जिसको हटाना है उसको, मतलब वो फिर आपका वैचारिक विरोधक नहीं रह जाता,
वो एक बुरा आदमी करके उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, एक विलन करके प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको डीह्यूमनाइज किया जाता है, उसको डिमोनाइज किया जाता है। तो ये भी बहुत ही उनकी कई सालों से, कई दशकों से ये स्ट्रेटेजी वो चलाते आ रहे हैं कि जैसे आप देखेंगे मोदी जी के बारे में भी कुछ कम डिमोनाइजेशन नहीं किया है उन्होंने, फैसिस्ट बोलो, बुचर ऑफ गुजरात करके बोलते हैं, मतलब दे ट्राई टू प्रोजेक्ट हिम एज इफ ही इज अ बैड पर्सन, ही इज नॉट जस्ट आइडियोलॉजिकल अपोनेंट, वैचारिक विरोधक तक सीमित नहीं रहता है। आप उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करो कि उसको किसी भी तरह से हटाना इज मॉरल। तो ये आदमी अगर इतना बुरा है, इतना शैतान है, राक्षस है, तो इसको हटाने के लिए कोई भी मार्ग आप अपनाओगे तो स्टिल इट इज जस्टिफाइड, ये फिर भी नैतिक माना जाना चाहिए। तो इस तरह से उनका प्रेजेंटेशन रहता है, इस तरह से वो एक माहौल खड़ा कर देते हैं, इस तरह से लोगों के दिमाग में ये सब बातें बिठा देते हैं। और इसके लिए मैंने जैसे बोला, उनका जो एक स्ट्रेटेजी है कम्युनिकेशन का, वो यूज करते कि संस्थाओं को कब्जे में ले लो और अपना मैसेजिंग जो है वो इतना प्रभावी रखो कि दूसरा कोई विचार दिमाग में कोई आदमी लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो आप एक और कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल करेक्टनेस। तो व्हाट इज पॉलिटिकली करेक्ट, ये डिसाइड कौन करता है? ये लेफ्ट डिसाइड करता है। और पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करने के साथ इतनी नकारात्मकता जोड़ी जाती है, इतना उसको घटिया तरीके से दिखाया जाता है, तो कोई भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट कोई शब्द भी उच्चारने का हिम्मत नहीं करता है। तो एवरीबडी इज वॉकिंग ऑन द एक्शेल्स, अब टिपटो करते रहते कि मेरे मुंह से कोई गलत बात भी ना निकल जाए। और नहीं इसके नहीं, लिए सही बात को गलत साबित कर देना इज बीइंग पॉलिटिकल इनकरेक्ट। सही बात कहना और इज पॉलिटिकली गलत इनकरेक्ट। कार्य को छुपा ले जाना इज बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। आप सोचिए, मतलब उल्टा कर दिया है, नॉमेनक्लेचर ही अलग कर दिया है। बिल्कुल उल्टा कर दिया है। और उसके लिए दे वेपनाइज द लैंग्वेज, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि एक कोई ऐसे शब्द वो पैदा कर देते हैं कि, और वो शब्द के साथ इतनी नकारात्मकता जोड़ देते हैं कि वो शब्द मेरे साथ ना जुड़ जाए। इसके लिए मैं बहुत फिर आई ट्राई टू बी वेरी कॉशियस। जैसे एक शब्द है इस्लामोफोब। तो इस्लाम का विश्लेषण करना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में कोई शब्द भी अगर निकालेंगे, पॉलिटिकली इनकरेक्ट शब्द निकालेंगे, तो देन यू आर ब्रांडेड एज इस्लामोफोब। और एक बार आपके ऊपर इस्लामोफोब ये स्टैम्प बैठ गया, तो देन यू आर थ्रोन आउट ऑफ द एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ द सोसाइटी। you know they are so smart that they have created this entire strategy whereby you have to follow their ideological dictats। आप उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ एक शब्द भी बोलना तो छोड़ दीजिए, आप सोचोगे भी तो आपके ऊपर ये स्टैम्प बैठ जाते हैं, इस्लामोफोब, होमोफोब, जिंगोइस्टिक। तो राष्ट्रभक्ति नेशनलिस्ट, को जिंगोइज्म बोलते हैं, कम्युनल। कम्युनल, एग्जैक्टली, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये ऐसे शब्द है। तो अपनी मैस्कुलिनिटी की भी शर्म लगती है, इस तरह से उन्होंने माहौल खड़ा कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही डीप साजिश है, ये बहुत ही गहरी साजिश है कि पूरे समाज को खत्म करने की, पूरे समाज को बर्बाद करने की ये जो साजिश है। और ये साजिश बोलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थियरी एक ऐसा शब्द उन्होंने बना दिया है कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसका अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो बोल देते कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है। तो एक बार मेरे ऊपर बैठ गया कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट करके स्टैम्प, तो मुझे सीरियसली कोई लेगा ही नहीं। दैट इज देयर स्ट्रेटेजी। सामने वाले के विचार पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिए जाएं, इसलिए लेबल्स लगाए दे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, सर कुछ तो सीखना पड़ेगा सर, ये वन वे कम्युनिकेशन हम लोग को भी। सटल कम्युनिकेशन ये सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया पंचतंत्र का, कि कहानियां सुनने में तो मजा आता है, फिर उसमें से जो मैसेज दिया जाता है, जो तात्पर्य दिया जाता है, फिर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है।
पंचतंत्र से सीखना चाहिए, इन लोगों से भी सीखना चाहिए और उस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए। सही। इनकी फिल्मों में तो सर पूरी तरह दिखता है कि कहाँ, और जब, खैर ये अलग चर्चा हो जाएगी कि जो हमारी जनता बहुत जानकार भी है, हमारी ऑडियंसेस की, उन्हें पता है कि किस फिल्म में आजकल क्या दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है, या किसके कौन कौन ये बात कहता है तो क्यों कह रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है। तो अब तो सबकी नीयत सामने आ गई है। ये एक बड़ी बात है जो पिछले 10 से 11 साल में हुई, आप लोग के माध्यम से हुई। आप लोगों ने लगातार बात की, किताबें लिखी, और पहले तो मुझे ध्यान है कि शायद हमारी धारा के लोगों को किताबें भी नहीं छपती थी। बिल्कुल नहीं। जो प्रोमिनेंट पब्लिशिंग हाउसेस थे वो तो बिल्कुल नहीं छूते थे। अभी कुछ आ गए हैं तो सामने से विचार आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपकी एक किताब, अपकमिंग किताब भी है। आपकी एक अपकमिंग किताब है, भारत दैट इज इंडिया। तो वी विल बी वेटिंग फॉर इट। और एक पुरानी किताब है, असत्यमेव जयते, वो भी शानदार है। बहुत जल्द आएगी। भारत दैट इज इंडिया, इट इज अबाउट व्हाट इज भारत की असली पहचान क्या है, क्योंकि हमारी पहचान भी तोड़ मरोड़ कर हमें बताई गई और हमें कन्विंस भी किया गया है कि आपकी पहचान यही है। तो पहले हमको समझना है कि हमारी असली पहचान क्या है, फिर हम दुनिया को बता सकेंगे कि भाई ये हमारी असली पहचान। सर मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक शहर में रहा पला, मतलब वहां पे मैंने अच्छी खासी स्कूलिंग की, ठीक ठाक एज पे, 5th 6th तक वहां पढ़ा मैं, बहराइच, लखनऊ से 2 घंटे 3 घंटे की दूरी पर है। और बचपन में वहाँ दरगाह मेला लगता था, हम लोग छोटे थे, दरगाह मेला जाते थे, घूमते थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। मतलब मैं अच्छा खासा समय बिताया मैंने वहां पे। और राजा सुहेल देव के बारे में मुझे पहली बार पता चला जब श्री संजीव सान्याल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अपना उनका इंटरव्यू दिया कि यार कुछ लड़ाइयां हमने जीती थी। उसमें एक राजा सुहेल देव थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी, सॉरी, गजनी के जो था सालार गाजी, उसको मारा था और यहाँ से भगाया था। और उसके बाद 180 साल तक वो लोग की हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। मैं तो फर्स्ट आई वाज सरप्राइज, अरे यहाँ तो मैं रहा हूँ, आई डोंट नो द नेम, कभी पता भी नहीं चला। अब आज वहां पे एक मेडिकल कॉलेज योगी जी ने खुलवाया तो उसका नाम रखा है महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज, या कुछ एक कॉलेजेस हैं। तो अब जाके वहां के लोगों को पता चल रहा, दरगाह मेला बंद करवाया कि भैया ये अत्याचार वाला, मतलब लुटेरों और आक्रांताओं का जो महिमा मंडन हो रहा है वो नहीं चलेगा। अब क्या ही कहा जाए सर। देखा होगा, शायद आपको पता भी होगा, बूढ़े बाबा की मजार करके वहां पे एक मजार थी बारिच में। वो बूढ़े बाबा की मजार, मतलब वो जो सलार मसूद था, मोहम्मद गजनी का भांजा, उसके पिताजी की मजार थी। वो जो आक्रांता थे, जो आक्रामक थे, उनको हमने सूफी संत बना दिया। और उस एरिया में, बारिच के इर्द गिर्द कई सारे ऐसे दरगाह हैं कि जो वहां पे जो सरदार थे उसके, सालार मसूद के, उन सरदारों के नामों से भी वहां पे दरगाह बन गए। और जो आके यहाँ पे हमको काटते थे, हमारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, वो लोग अभी सूफी संत बन के बैठे हैं। सर एक रिसेंट एग्जांपल दूं आपको जी। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट जो आतंकवादी हैं, उनकी मजारें पड़ी हैं तिहाड़ जेल के अंदर। देखिए, एग्जैक्टली। और वहां पे अब जो है उसको पीर संत और वो सब बनाए जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है तिहाड़ जेल के अंदर सर। और उनको हटाने के लिए पिटीशन डाली गई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया, यानी कब्र वहीं रहेगी। जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है तो निकाल के जला दो उनको, यही इलाज है सर। मतलब दे शुड नॉट बी ऑन लैंड। हाँ, खैर, I think a lot of conversation is still pending and we will do it maybe sooner and with your book as well, sir. And thank you so much. आपने हमें समय दिया आज और अपना बहुमूल्य समय दिया जी। और कभी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आमने सामने भी बात करें, पॉडकास्ट करें, लंबी चर्चाएं करें, बड़ी सख्त आवश्यकता है। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, हमारा प्रयास रहता है कि जितनी ज्यादा जनता तक पहुंच सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग के कार्य बड़े जरूरी हैं सर जनता तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये नैरेटिव, ये अपनी कहानी कहना भी बड़ी, कर्म तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं पर अपनी कहानी कहना भी जरूरी है, ये आप लोग के माध्यम से हमें पता चलता है। और ये पहुंचाने का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारी बात अगर आपके जैसे माध्यम नहीं रहेंगे तो हम पहुंचेंगे कैसे? तो ये भी बहुत, आई एम रियली थैंकफुल। नहीं, थैंक यू फॉर राइटिंग सर। जो काम कर रहे हैं वो तो लोग कर रहे हैं, कहानी लिखना भी बड़ी जरूरी है, तो कर्म भी और कहानी भी। इसके साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पूरा सुना। सर की जितनी बुक्स आ चुकी उनके लिंक्स हम जो है इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर पढ़ें। सर के और भी बहुत सारे व्याख्यान हैं कई जगह पर, यूट्यूब पे सर्च करें, उन्हें देखें। और
वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से जो है बातें दूर तक जाती हैं तो बहुत जरूरी है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध, और हम सर के साथ जो है आगे भी अन्य चर्चाएं करते रहेंगे, इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।